So let's begin with the revision classes for CA, CS, CMA, Inter and IPCC for November 2020 onwards. In this lecture we are going to cover the topic of income from house property. As we all know कि 5 हेड्स होते हैं इनकम टैक्स में इनकम कैलकुलेशन के लिए. उन 5 हेड्स में से एक हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. आज हम उसी हेड का रिवीजन करने वाले हैं. ये जो हाउस प्रॉपर्टी हेड है वो सेक्शन 22 से 27 ऑफ द एक्ट में कवर्ड है. सबसे पहले जब हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो क्या लगता है हाउस प्रॉपर्टी से क्या इनकम हो सकती है हमको. तो 2 टाइप की इनकम हो सकती है हमको हाउस प्रॉपर्टी से. पहली हाउस प्रॉपर्टी बेचने की इनकम और दूसरी हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम. 2 ही टाइप की इनकम हमको दिखाई देती है हाउस प्रॉपर्टी से जो हो सकती है. जो पहली बोली मैंने हाउस प्रॉपर्टी को बेचने वाली इनकम वो इस हेड में कवर नहीं है, वो कैपिटल गेन हेड में कवर है. ठीक है, वो इस हेड में कवर नहीं है. बट जो दूसरी इनकम है भाड़े की रेंटल इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी वो इस हेड में कवर होगी. ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हर हेड में एक चार्जिंग सेक्शन होता है जो कि हमको बताता है कि इस हेड में कब कोई इनकम टैक्सेबल होगी. वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी में भी चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 22, जो हमको बताता है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में कब इनकम टैक्सेबल होती है. तो सेक्शन 22 जिसने चार्जेबिलिटी बताई उसने 2 कंडीशंस हमारे सामने रखी. उसने बोला कि पहली कंडीशन हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए और दूसरी कंडीशन आप उसके ओनर होने चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशन आप पूरी कर देते हो तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस हेड में टैक्सेबल होगी. मतलब उस हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी वो इस हेड में टैक्सेबल होगी. तो 2 कंडीशंस हाउस प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप. पहली कंडीशन की बात करते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी कब बोला जाएगा, किस चीज को हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे. तो उसके बारे में एक्ट ने बोला कि हाउस प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेनेंट. क्या? बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेनेंट. बिल्डिंग मतलब तो सब जानते ही होंगे, जनरल सेंस में जो बिल्डिंग है वही बिल्डिंग है. मतलब कि एक स्ट्रक्चर, मतलब कि 4 दीवारी, एक छत, दरवाजा, खिड़की, ऐसा एक स्ट्रक्चर जिसको हम बिल्डिंग बोलेंगे. लेकिन लैंड अपॉर्टेनेंट क्या चीज है? तो लैंड अपॉर्टेनेंट मतलब होता है बिल्डिंग से जुड़ी हुई लैंड. ऐसी लैंड जो बिल्डिंग का ही, उसी प्रॉपर्टी का इंटीग्रल पार्ट है. कैसे? या तो वो लैंड जिस पर बिल्डिंग खड़ी हुई है या फिर उसके आसपास की लैंड जो कि उसी प्रॉपर्टी का हिस्सा है, जैसे कि पार्किंग लॉट, गार्डन, गैरेज. अगर ये है तो उसको लैंड अपॉर्टेनेंट बोलेंगे. ठीक है, तो उन्होंने बोला बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेनेंट. इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग होना तो कंपलसरी है. अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाना है, अगर हाउस प्रॉपर्टी कहलाना है किसी प्रॉपर्टी को, तो बिल्डिंग होना जरूरी है. सिर्फ लैंड से काम नहीं चलेगा. बिल्डिंग हो, उसके साथ जुड़ी हुई जो लैंड है जो उसी प्रॉपर्टी का इंटीग्रल पार्ट है, तो उसको भी उसका पार्ट मान लिया जाएगा. बट बेसिक है कि बिल्डिंग होना जरूरी है. इसका मतलब अगर सिर्फ लैंड है, वेकेंट लैंड, प्लॉट ऑफ लैंड, तो वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है. नहीं, वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है. तो अगर आप उसको रेंट पे देते हैं तो उसकी इनकम इस हेड में नहीं जाएगी, वो जाएगी या तो बिजनेस हेड में या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. ठीक है, अगर आपका बिजनेस ही है कि आप वेकेंट लैंड को रेंट पे देते हैं तो फिर वो पीजीबीपी हेड में चली जाएगी. लेकिन अगर आपका बिजनेस नहीं है, सिर्फ ये एक साइड इनकम है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में चली जाएगी. उसके अलावा अगर प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा ऐसा कुछ हम रेंट पे देते हैं तो वो इस हेड में नहीं जाएगा. नहीं, इस हेड में नहीं जाएगा, क्योंकि इस हेड में जाने के लिए हाउस प्रॉपर्टी होना जरूरी है. तो अगर आप सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर ही रेंट पे देते हो तो वो इस हेड में नहीं जाएगा. वो भी पीजीबीपी या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि अगर आपका बिजनेस ही प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर रेंट पे देने का है तो फिर वो बिजनेस हेड में, अदरवाइज वो अदर सोर्सेज हेड में चला जाएगा. तो ये तो थी पहली बात. अब बिल्डिंग का मतलब सिर्फ रेसिडेंशियल बिल्डिंग नहीं है. बिल्डिंग का मतलब उसमें शॉप्स भी कवर हो जाएंगी, कमर्शियल बिल्डिंग कवर हो जाएगी, गोडाउन कवर हो जाएंगे, फैक्ट्री बिल्डिंग कवर हो जाएगी, सब कमर्शियल बिल्डिंग्स भी उसमें कवर हो जाएगी. सिर्फ रेसिडेंशियल बिल्डिंग नहीं, सारी टाइप की बिल्डिंग्स उसमें कवर हो जाएगी. इसका मतलब अगर आप किसी शॉप को भी रेंट पे देते हो तो वो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही जाएगी. ठीक है, तो दिस वॉज द बेसिक डिस्कशन अबाउट व्हाट इज हाउस प्रॉपर्टी. नेक्स्ट चीज आती है कि ओनरशिप मतलब क्या, कब कहा जाएगा कि आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर हो. तो इनकम टैक्स में मेजरली ऑलमोस्ट हर जगह पे रजिस्टर्ड ओनर जो होता है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है. दैट इज नॉट सो रेलेवेंट और सिग्निफिकेंट. बट बेनिफिशियल ओनर देखा जाता है कि वो प्रॉपर्टी एक्चुअल में किसकी है, उसके लिए पैसे किसने दिए. ठीक है, वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी हेड में भी बोला कि रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी का किसी के भी नाम पे हो, उससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है. हम तो देखेंगे कि उस हाउस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर मतलब क्या, जिसके पास राइट हो उस इनकम को रिसीव करने का. हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम हो रही है उसको रिसीव करने का जिसके पास राइट है उसी को हम ओनर मानेंगे. एंड हमको नहीं फर्क पड़ता कि वो रजिस्टर्ड ओनर है भी या नहीं.
नेक्स्ट चीज बोली कि ये जो ओनरशिप हम देखेंगे वो प्रीवियस ईयर में देखेंगे। असेसमेंट ईयर में अगर आप ओनर नहीं भी हो तो भी डजेंट मैटर, जब इनकम कमाई गई प्रीवियस ईयर में तब तो आप ओनर थे, तो फिर आपको इस हेड में टैक्स भरना पड़ेगा, इस हेड में आपकी इनकम चार्जेबल रहेगी। अच्छा, मतलब असेसमेंट ईयर में हमने हाउस प्रॉपर्टी बेच दी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है जो कि हम अनरियलाइज्ड रेंट और अरियर्स ऑफ रेंट के डिस्कशन में बात करेंगे, जिसकी ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रॉपर्टी है जिसकी लैंड के आप ओनर नहीं हो लेकिन आप बिल्डिंग के ओनर हो, तो भी क्या आप ओनर माने जाओगे प्रॉपर्टी के? हाँ, बिल्कुल आप ओनर माने जाओगे। मतलब जैसे कि आपकी जो लैंड है वो तो लीज होल्ड है, ठीक है, लीज पे है, बट बिल्डिंग आपकी खुद की है, तो भी आप उस प्रॉपर्टी के ओनर माने जाओगे और इनकम इस हेड में आ जाएगी। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सेक्शन 27 में है जो, ठीक है, डीम्ड ओनरशिप का। डीम्ड मतलब क्या कि ऐसे केसेस जहां पर आप ओनर शायद ना हो लेकिन हम मान लेंगे, मतलब एक्ट मान लेगा कि आप ही ओनर हो। डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेक्शन 27 में। सो दिस वाज व्हाट, हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है हमने देख लिया, ओनरशिप क्या होती है। अब ये एक बार एस्टैब्लिश हो जाए कि हाउस प्रॉपर्टी है और आप उस हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हो, तो फिर आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपकी इनकम चार्जेबल होगी। हाँ, तो इन्होंने क्या बोला, सेक्शन 22 ने बोला कि अगर हाउस प्रॉपर्टी है और उसकी ओनरशिप आपके पास है तो उसकी एनुअल वैल्यू को यूज करके हम आपकी इनकम निकालेंगे। अब एनुअल वैल्यू मतलब क्या है, इस पे एक बड़ा डिस्कशन है, बट मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं। एनुअल वैल्यू मतलब अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कितना कमा रहे हो, हम तो हाउस प्रॉपर्टी की अर्निंग कैपेसिटी देखेंगे कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है सर कि शायद रेंट नहीं भी रिसीव हुआ हो तो भी हमको टैक्स लगा दें? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो तो ये देखना चाह रहे हैं कि उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल में क्या वैल्यू है, वो आपको क्या वैल्यू डिराइव करके दे रही है एक साल में, ठीक है, एनुअल वैल्यू उसकी क्या है। सो आगे जाके हम ऐसे केसेस भी देखेंगे जब एक्चुअल में आपने इनकम नहीं कमाई है बट फिर भी आपको इनकम मान ली जाएगी, ठीक है, और उस अर्निंग कैपेसिटी पे आपको टैक्स भरना पड़ जाएगा, ठीक है। बट दैट्स अ लॉन्गर डिस्कशन, मेन पार्टी एनुअल वैल्यू का है जो कि हम सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, यूज ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का यूज अगर आप अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए कर रहे हो, मतलब कि एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो, आप अपनी शॉप चला रहे हो, या फिर आपने अपना ऑफिस खोल रखा है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आपकी हाउस प्रॉपर्टी है और उसमें आपने ऑफिस खोल रखा है और उसमें आप अपना प्रोफेशन कैरी आउट कर रहे हो। तो जब आप कोई बिजनेस और प्रोफेशन के लिए एक हाउस प्रॉपर्टी में अपना बिजनेस और प्रोफेशन कैरी आउट कर रहे होते हो, तो उस प्रॉपर्टी को इग्नोर किया जाता है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस हेड। हाउस प्रॉपर्टी हेड के लिए उसका कोई रेलेवेंस नहीं बचता है। हाँ, पीजीबीपी हेड में उससे रिलेटेड खर्चे, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड खर्चे पीजीबीपी हेड में, मतलब कि बिजनेस प्रोफेशन वाले हेड में, और उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह वहां पे कंसीडर किया जाएगा, बट हाउस प्रॉपर्टी हेड में उसकी कोई रेलेवेंस नहीं बचती है। सर लेकिन अभी तो आपने बोला था कि अगर शॉप है, फैक्ट्री है, कमर्शियल बिल्डिंग है तो भी उसको हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। हाँ, माना जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें धंधा कर रहे हो, आप उसमें प्रोफेशन कर रहे हो, आप उसमें बिजनेस कर रहे हो, तो फिर उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर शॉप है और आपने रेंट पे दे रखी है तो वो तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही जाएगी। फैक्ट्री बिल्डिंग है, वो आपने रेंट पे दे रखी है, वो तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपका बिजनेस ही ऐसा है कि आप हाउस प्रॉपर्टीज को रेंट पे देते हो, आपका बिजनेस ही है, मेन बिजनेस ही है, तो फिर हाउस प्रॉपर्टी हेड अट्रैक्ट नहीं होगा, फिर आपकी ये जो इनकम है वो पीजीबीपी हेड में जाएगी, ठीक है। व्हेन योर बिजनेस इज ऑफ लेटिंग आउट प्रॉपर्टीज ऑन रेंट, देन पीजीबीपी हेड विल बी अट्रैक्टेड। तो ये हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़े जिससे कि हमको ये समझ में आया कि कब इस हेड में इनकम चार्जेबल होती है और कब इस हेड में इनकम चार्जेबल नहीं होती है। अब मेन डिस्कशन चालू करेंगे कि कंप्यूटेशन कैसे होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, इनकम निकालें कैसे। हमने एस्टैब्लिश तो कर दिया कि हाँ, ये प्रॉपर्टी की इनकम इस हेड में जाएगी, बट वो इनकम निकालें कैसे। तो इस तरीके से कुछ कंप्यूटेशन होता है। सबसे पहले मैं सिर्फ पढ़ देता हूं, फिर एक एक कंपोनेंट हम एक साथ डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, प्रॉपर्टी टैक्सेस भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास आ जाता है नेट एनुअल वैल्यू, जिसको एनएवी बोलेंगे। उसमें से डिडक्शंस माइनस करते हैं जो कि सेक्शन 24 में दिए हुए हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू जो हमने निकाली थी। फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ये दोनों चीजें हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस, सो एनएवी, एनएवी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज 30% ऑफ एनएवी माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, देन वी विल गेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब एक एक करके हमको ये सारे कंपोनेंट्स देखने होंगे कि जीएवी कैसे निकालते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस क्या होता है, एनएवी क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स क्या होता है, ये एक एक करके हमको देखना है।
सबसे पहले सबसे मेन डिस्कशन, जो कि अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो सबसे पहले आपको जीएवी ही निकालनी पड़ेगी, वहीं से ही आपका कंप्यूटेशन स्टार्ट होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज के लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हमको सीखना है। अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज क्या? तो देखो, ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर्टी आपकी स्टॉक है। तो ऐसे अलग अलग केसेस में आपको कैसे जीएवी निकालनी है हम देखते हैं। जिसमें पहला केस है कि प्रॉपर्टी जो है वो लेट आउट प्रॉपर्टी है। लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब किराए पे दी हुई है, रेंट पे दी हुई है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी 3 केसेस बनते हैं, ठीक है। अब वो 3 केसेस कैसे हैं एक एक करके हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं? लेट आउट प्रॉपर्टी, मतलब कि अगर प्रॉपर्टी को हम रेंट पे दे रहे हैं तो उसकी जीएवी का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा। इसमें से पहला टाइप का प्रॉपर्टी होगा विच इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। पूरे साल भर के लिए ही प्रॉपर्टी लेट आउट है, ठीक है। 12 महीने 12 मंथ्स आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, तो उस केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी? तो जीएवी के लिए बोला गया एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। सर, एक्चुअल रेंट तो हमको नाम से समझ में आता है कि जो हमने एक्चुअल में रेंट कमाया होगा वो। ये एक्सपेक्टेड रेंट क्या है? तो इसी की मैं बात कर रहा था जब मैं बोल रहा था कि अर्निंग कैपेसिटी देखेंगे, एनुअल वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेंट वही है। हम देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेड रेंट कितना है और एक्चुअल रेंट आपने कितना कमाया, उसमें से जो ज्यादा होगा उसको हम आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेंगे। सर, ये तो गलत है। हाँ, बोल सकते हैं कि गलत है, बट दिस इज द वे इट इज। आपको यू विल हैव टू कंपेयर योर एक्चुअल रेंट विथ एक्सपेक्टेड रेंट। अब देखते हैं अपन कि एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकाला जाता है और फिर हम देखेंगे कि एक्चुअल रेंट किस तरीके से निकाला जाता है। तो एक्सपेक्टेड रेंट के लिए बोला, तो यहां पे तो मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूं, बट एग्जामिनेशन में हमको शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखने हैं, हमको पूरा नाम लिखना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट के लिए बोला गया म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। लेट्स से इसकी वैल्यू आई x, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करो। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है? बहुत सिंपल, गाइडलाइन वैल्यू सुना है आपने? मतलब जो लोकल अथॉरिटी रहती है, जो लोकल गवर्नमेंट रहती है, वो म्युनिसिपल टैक्सेस रिकवर करती है। उसके लिए वो हर प्रॉपर्टी को एक वैल्यू असाइन करती है, हाँ, फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। तो हर प्रॉपर्टी को जो वैल्यू असाइन की गई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड ने या कोई भी लोकल गवर्नमेंट ने, वो उसकी म्युनिसिपल वैल्यू होती है। फेयर रेंट क्या होता है? आपके जैसी आपकी प्रॉपर्टी है वैसी सिमिलर प्रॉपर्टी, उसमें क्या रेंट आता है, ठीक है, वो आपका फेयर रेंट होता है। तो यहां पे हमको पहले कंपेयर करना है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को। यू हैव टू लर्न दिस प्रोसीजर। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, लेट्स से कि कोई भी इसमें से हायर आया उसको हम x ले लेते हैं। देन यू हैव टू कंपेयर दिस x विथ स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। स्टैंडर्ड रेंट क्या है? तो एक एक्ट है, रेंट कंट्रोल एक्ट, उसमें एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेंट किसी प्रॉपर्टी के लिए दिया रहता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रेंट। तो यू हैव टू कंपेयर दैट वैल्यू x विथ स्टैंडर्ड रेंट एंड विच एवर इज लोअर विल बिकम योर जीएवी। इसको एग्जामिनेशन में इस तरीके से लिखते हैं, ओह सॉरी, जीएवी नहीं, यहां पे एक्सपेक्टेड रेंट आएगा। हाँ, तो इसको एग्जामिनेशन में ऐसे लिखते हैं कि एक्सपेक्टेड रेंट इज द हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से ज्यादा, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट तक ही, ठीक है। तो इस तरीके से उसको हम एग्जाम में लिखते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट इज द हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। इस तरीके से आप निकाल लेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। हम तो बहुत इजी प्रोसीजर कैसे रखेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट को कंपेयर करो, जो भी हायर है उसको निकाल लो, उस हायर को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो, जो भी लोअर आए वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। अब बात आती है कि एक्चुअल रेंट कैसे निकालेंगे। तो एक्चुअल रेंट मतलब रेंट रिसीवेबल और रेंट रिसीव्ड। ये क्या है? रिसीवेबल रिसीव्ड क्या? ये रिसीवेबल वर्ड मतलब अक्रूवल कॉन्सेप्ट की बात चल रही है। एक्चुअल में रिसीव नहीं भी हुआ तो ठीक, हम तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं। अक्रूवल कॉन्सेप्ट की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग कैश सिस्टम होता है या मर्केंटाइल सिस्टम मतलब अक्रूवल सिस्टम होता है। इनकम टैक्स में क्या फॉलो होता है? तो 2 हेड्स हैं, एक तो
प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये दो हेड्स में असेसी के पास चॉइस होता है कि वो कोई दोनों में से कोई सी भी मेथड चूज करके और अपने अकाउंट्स मतलब अपनी इनकम कंप्यूट कर सकता है। कोई सा भी मेथड वो फॉलो कर सकता है, कैश और मर्केंटाइल। बट जहां तक सैलरी हेड की बात है, जहां तक हाउस प्रॉपर्टी हेड की बात है और कैपिटल गेन हेड की बात है, इन तीनों हेड में असेसी के पास कोई चॉइस नहीं है। जैसा इनकम टैक्स एक्ट बोलेगा कि दिस इज द वे यू हैव टू कंप्यूट योर इनकम, आपको वैसे ही अपनी इनकम कंप्यूट करनी पड़ेगी। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय द असेसी, यहां पे बोला है रेंट रिसीवेबल मतलब अक्रूवल, तो यहां पे तो आपको रेंट रिसीवेबल लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे आपको अक्रूवल कॉन्सेप्ट चलेगा। आगे कुछ जगह हम ये भी देखेंगे जहां पे कैश कॉन्सेप्ट लग जाएगा, वो भी इसी हेड में। सो रेंट रिसीवेबल रिसीव्ड इसमें से, लेकिन वो बोल रहे हैं कि चलो हम आपको कुछ डिडक्शन देंगे, कुछ लेस करने के लिए देंगे अगर आपको एक्चुअल रेंट निकालना है तो। इसमें से आप लेस कर दीजिए अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है? जैसे बिजनेस में आपने बेड डेट्स सुने होंगे। बेड डेट्स क्या होता है कि आपने सामान बेचा और सामने वाले से पैसे रिकवर नहीं हुए, डेटर से पैसे रिकवर नहीं हुए और वो पैसे खा गया, तो बेड डेट हो गया। वैसे ही यहां पर अनरियलाइज्ड रेंट, किराएदार आपके पैसे खा गया, उसने आपको रेंट दिया ही नहीं, चुकाया ही नहीं, इंसॉल्वेंट हो गया या भाग गया या व्हाटएवर, बट वो आपका पैसा खा गया, तो वो अनरियलाइज्ड रेंट है। तो इनकम टैक्स ने हम पे थोड़ी मेहरबानी करी और बोला ठीक है चलो अनरियलाइज्ड रेंट जो है ना उसको माइनस कर दो, उस पर हम टैक्स नहीं लगाने वाले। ठीक है, क्योंकि वो तो रिसीव ही नहीं हुआ, आपका नुकसान हो गया, तो हम आपको थोड़ा सा बेनिफिट दे देते हैं, टैक्स बेनिफिट। तो अनरियलाइज्ड रेंट आप माइनस कर दो, बट उसकी उन्होंने ना 4 कंडीशंस दी थी। ये 4 कंडीशंस पूरी करोगे तो ही अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन आपको देंगे, वरना नहीं देंगे। ये 4 कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है कि जो टेनेंसी है वो बोनाफाइड हो, मतलब जेन्युइन टेनेंसी हो, वाकई में कोई टेनेंट वहां पे रह रहा हो, वाकई में आपको उससे रेंट रिसीव हो रहा हो और वाकई में अनरियलाइज्ड रेंट हो। ठीक है, मतलब सिर्फ पेपर पे दिखाने के लिए या किसी और मकसद से, टैक्स इवेजन के या किसी और मकसद से आपने ये सब नहीं कर रखा हो, जेन्युइन टेनेंसी हो। दूसरा, टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी और स्टेप्स हैव बीन टेकन। टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू रिमूव हिम फ्रॉम योर प्रॉपर्टी। पैसे खा गया ना वो आपके, तो अब उसको निकालो प्रॉपर्टी से, वहां पर रहने मत दो। अगर आप चाहते हो कि आपको अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन मिले, सो ही शुड वेकेट द प्रॉपर्टी, और अगर वेकेट नहीं हुई है अभी तक तो एटलीस्ट आपने कुछ स्टेप्स ले लिए हो उसको वहां से निकालने के। तीसरा, टेनेंट हैज वेकेटेड ऑल अदर प्रॉपर्टीज ऑफ विच assessee is the owner। मतलब कि अगर असेसी का पैसा खा गया है टेनेंट, तो अगर असेसी की दूसरी प्रॉपर्टीज में भी वो रेंट पे रह रहा था तो वहां से भी उसको निकाल दो। मतलब एज्यूम करें कि आपने एक बंदे को आपकी प्रॉपर्टी रहने के लिए घर रेंट पे दिया है और आपने एक और प्रॉपर्टी उसको रेंट पे दी है जहां पे वो शॉप चला रहा है अपनी। ठीक है, तो अगर उसने आपको घर का रेंट नहीं दिया तो उसको घर तो खाली करवाओ ही सही, उसको शॉप भी खाली करवा दो अगर आपको अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन लेना है तो। ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज जिसमें वो टेनेंट बन के रह रहा है आपके यहां पर, वहां हर जगह से उसको निकाल दो तो ही आपको इसका डिडक्शन मिलेगा। अगर वो एक जगह से पैसे खा जाए तो उसको हर जगह से निकाल दो। चौथा पॉइंट है कि लीगल प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड। मतलब आपने रेंट रिकवरी के लिए लीगल प्रोसीडिंग्स कर लिए है ना, एफआईआर वगैरह या उस पर केस करना, ये आपने लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिए। ठीक है, या फिर और सेटिस्फाइड द एओ, आपने एओ को सेटिस्फाई कर लिया, असेसिंग ऑफिसर को, कि मैं लीगल प्रोसीडिंग्स कर भी लूंगा ना तो कोई फायदा नहीं होना है, नुकसान ही होना है। कैसे यार, हो सकता हो कि आपका रेंट था 10,000 पर मंथ और 1 महीने का रेंट वो खा गया
और आप एफआईआर करो, वकील करो, केस लड़ो, आपको लग रहा है इन सबके लीगल चार्जेस ही जो हो जाएंगे वो 25-30 हज़ार 50 हज़ार हो जाएं और टाइम भी बहुत लग जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है ये सब करने का। तो इफ़ यू सेटिस्फाई द एओ कि मैं लीगल प्रोसीडिंग्स करूंगा, उससे भी मेरे को कोई फायदा नहीं होना है, नुकसान ही होना है, ठीक है, ये रेंट पैसे वैसे भी रिकवर नहीं होना है, तो फिर क्या होगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो या तो आप लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर लो, या तो फिर आप एओ को सेटिस्फाई कर दो कि कोई मतलब नहीं है। ये चारों कंडीशंस आप पूरी कर लो, बोनाफाइड टेनेंसी हो, प्रॉपर्टी वेकेट करवा दी, सारी प्रॉपर्टी जिसमें वो रह रहा था आपकी प्रॉपर्टीज सब वेकेट करा दी, और लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी, या फिर एओ को आपने सेटिस्फाई कर दिया कि उससे कोई फायदा नहीं है। चारों कंडीशंस कलेक्टिवली अगर आप पूरी कर देते हो तो आपको अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। एक भी कंडीशन रह गई तो फिर आपको नहीं मिलेगा डिडक्शन अनरियलाइज्ड रेंट का। सो रेंट रिसीव्ड माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, ये आ जाएगा अपना एक्चुअल रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट सीख लिया हमने, एक्चुअल रेंट सीख लिया हमने, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। तो ये था हमारा लेट आउट प्रॉपर्टी, उसमें भी पहला पार्ट लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। इसका मतलब क्या, साल के कुछ महीनों के लिए तो रेंट पे दी हुई थी, लेट आउट थी, और कुछ महीनों के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड थी। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब क्या, खुद रह रहे थे उसमें, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब उसमें खुद रह रहे थे। जैसे कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं, क्या है हमारा लेट आउट में ही सेकंड है, सेकंड टाइप की प्रॉपर्टी कि इसका नाम है लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। एग्जाम्पल ले लूं, अप्रैल से लेट से नवंबर तक लेट आउट थी 8 महीने के लिए, और दिसंबर से मार्च 4 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, खुद रह रहे थे, ठीक है। देखो यार, एक महीने भी अगर आपने रेंट पे दे दी, एक महीने के लिए भी लेट आउट कर दी, तो वो लेट आउट कैटेगरी में ही मानी जाएगी, ठीक है। सो इवन इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर 1 month एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 11 months, इट विल बी कंसिडर्ड एज लेट आउट एंड इट विल कम अंडर दिस कैटेगरी दैट इट इज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। तो ऐसे केस में हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमारा बेसिक थीम आप समझ गए होंगे, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, यहां पे भी सेम चीज बोली उन्होंने, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। बात ध्यान देने की ये है कि जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो फॉर फुल ईयर, पूरे साल का एक्सपेक्टेड रेंट देखा जाएगा, मतलब म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सब पूरे साल की कंसीडर की जाएगी और एक्सपेक्टेड रेंट साल भर का निकाला जाएगा। वेयर एज एक्चुअल रेंट तो वही होता है ना जितना लेट आउट पीरियड हो, ठीक है। सो एक्चुअल रेंट तो हमेशा ही क्या देखा जाएगा, लेट आउट पीरियड का। तो सर इसमें तो ऐसा हो सकता है कि एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा आ जाएगा क्योंकि वो पूरे साल का ले रहे हैं और एक्चुअल रेंट तो लेट आउट पीरियड का ही ले रहे हैं, तो इसमें तो हो सकता है कि किराया कम मिला है और इनकम मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू ज्यादा मान ली गई। हाँ बिल्कुल हो सकता है ऐसा, ठीक है। वो लोग मान रहे हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया आपने तो वैसे भी आपने कुछ वैल्यू तो उसमें डिराइव करी ही सही, ठीक है। एक तरीका ये भी हो सकता है सोचने का। तो इसमें बिल्कुल हो सकता है कि नोशनल अमाउंट पर भी आपको टैक्स लग जाए, इतना आपने कमाया नहीं जितने में आपको टैक्स देना पड़ा, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड रेंट फॉर फुल ईयर और एक्चुअल रेंट फॉर लेट आउट पीरियड विच एवर इज हायर, दिस इज द केस व्हेन पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, next property is let out for part of the year and vacant for part of the year। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब हमने समझा था, सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब था जिसमें हम खुद रह रहे हों, और वेकेंट का मतलब क्या है, जो खाली पड़ी है, ताले लगे हैं, मतलब वी आर विलिंग टू गिव इट ऑन रेंट, हम चाहते हैं कि कोई वो रेंट पे ले ले, इट इज अवेलेबल फॉर गिविंग ऑन रेंट, लेकिन कोई किराएदार नहीं मिला या किसी कारणों से हम रेंट पे नहीं दे पाए, ऑल्दो इट वॉज अवेलेबल टू बी गिवन ऑन रेंट, तो उस चक्कर में खाली पड़ी रह गई, ठीक है। तो लेट्स से अप्रैल टू नवंबर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, 8 महीने तो लेट आउट थी, फिर किराएदार चला गया, दूसरा किराएदार हमको 4 महीने मिला ही नहीं,
हम खुद भी इस्तेमाल नहीं करें, हम चाहते ही नहीं थे उसको इस्तेमाल करना, तो 4 महीने खाली पड़ी रही, उसको बोलते हैं वेकेंट. सो लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, इसमें भी 3 केसेस बन जाएंगे. कैसे बनेंगे देखते हैं. लेट आउट पार्ट ऑफ ईयर एंड वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ ईयर. पार्ट ऑफ ईयर मतलब कुछ महीने, है ना. लेट्स एज्यूम अप्रैल से नवंबर, ये स्टैंडर्ड एग्जांपल लेके चल रहे हैं, और दिसंबर से मार्च, 8 महीने और 4 महीने. इसमें भी पहला केस, बेसिक थीम फिर से याद दिला दूं, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर. अगर एक्चुअल रेंट मतलब लेट आउट पीरियड का, जितने पीरियड लेट आउट थी तब, इफ एक्चुअल रेंट इज हायर देन एक्सपेक्टेड रेंट. एक्सपेक्टेड रेंट मतलब पूरे साल का, एक्सपेक्टेड रेंट जहां भी ले रहे हैं पूरे साल का ले रहे हैं, एक्चुअल रेंट मतलब लेट आउट पीरियड का. अगर एक्चुअल रेंट जो है लेट आउट पीरियड का वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, मतलब आप सोचो कि घर खाली पड़ा था 4 महीने, उसके बावजूद भी एक्चुअल रेंट ज्यादा ही लिया. ठीक है, तो मतलब कि हम सही रेंट ले रहे हैं. जो थीम है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, एक्चुअल रेंट ही हायर है, वैकेंसी नहीं होती तो भी हायर होता, वैकेंसी है उसके बावजूद भी हायर आ रहा है, तो एक्चुअल रेंट ही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा. इस केस में जीएवी इज एक्चुअल रेंट. ठीक है, एक्चुअल रेंट इज मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट. एक्चुअल रेंट किसका ले रहे हैं हम, लेट आउट पीरियड का, और एक्सपेक्टेड रेंट किसका ले रहे हैं हम, फुल ईयर का. देन ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज एक्चुअल रेंट. नेक्स्ट पार्ट, एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट. वापस एक्चुअल रेंट लेट आउट का और एक्सपेक्टेड रेंट फुल का. इस बार एक्चुअल रेंट कम है, और कम क्यों है पता है, वैकेंसी के कारण. वैकेंसी के कारण एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट ड्यू टू वैकेंसी. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर वैकेंसी नहीं होती तो एक्चुअल रेंट ज्यादा आ जाता एक्सपेक्टेड रेंट से, बट वो तो वैकेंसी हो गई ना, इसलिए ज्यादा नहीं आया. मतलब हम तो चार्ज कर रहे थे उसकी अर्निंग कैपेसिटी जितना या उससे ज्यादा, वो तो वैकेंसी हो गई ना, उस कारण से हमको घाटा हो गया, रिसीव नहीं हो पाया. बट वी वर चार्जिंग मोर देन और इक्वल टू इट्स अर्निंग कैपेसिटी. कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट्स से एक्सपेक्टेड रेंट है 1 लाख रुपीज, मतलब ये सब कंपैरिजन करने के बाद, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट सब कंपैरिजन करने के बाद एक्सपेक्टेड रेंट आया हमारा 1 लाख पर एनम. ठीक है, मतलब साल भर का एक्सपेक्टेड रेंट लिख दिया. और एक्चुअल रेंट मानो है हमारा 10,000 पर मंथ. ओके, साल भर का कितना हो जाना चाहिए अगर थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर हमारा लेट आउट हो तो 1,20,000. बट हमारे केस में 8 मंथ्स के लिए लेट आउट है और 4 मंथ्स के लिए वेकेंट है, तो हमारा एक्चुअल रेंट कितना आया, 10,000 इंटू 8 विच इज 80,000, 80,000 रुपीज. तो देखो अगर वैकेंसी नहीं होती तो एक्चुअल रेंट आता 1,20,000, बट वो तो वैकेंसी हो गई ना, इसलिए हमको 80,000 रेंट आया. मतलब हमारे मन में कोई खोट नहीं थी, हम तो अर्निंग कैपेसिटी जितना है उससे ज्यादा चार्ज कर रहे थे. तो वो जो बेसिक थीम है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, उस केस में हम फिट बैठ जा रहे थे कि हमारा एक्चुअल रेंट ही हायर आ रहा था, बट वो तो वैकेंसी के कारण नहीं आया. तो इस केस में भी उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, इस केस में भी आपकी जीए भी हम क्या ले लेंगे, एक्चुअल रेंट, बिकॉज यू आर अल्टीमेटली चार्जिंग हायर रेंट. वो तो वैकेंसी के कारण ऐसा हो गया. या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, या तो ऐसे बोल दो इसको कि एक्चुअल रेंट जो आपने चार्ज किया है लेट आउट पीरियड का वो ही, या तो फिर बोलेंगे कि साल भर का कंपेयर करो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट. 1 लाख और 1,20,000 विच एवर इज हायर, 1,20,000 एक्चुअल रेंट इज हायर, तो योर जीएबी इज 1,20,000. चलो लेकिन इसमें से ना हम आपको वैकेंसी लॉस अलाउ कर देंगे. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 12 एक्चुअल रेंट होता अगर वैकेंसी नहीं होती 1,20,000. ठीक है, विच इज हायर देन एक्सपेक्टेड रेंट. सो वी विल कंसिडर दिस अमाउंट, बट वी विल टेक द बेनिफिट ऑफ वैकेंसी लॉस. 4 महीने 10,000 रुपए से,
40,000 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 80,000। सीधे सीधे ऐसा भी बोल सकते थे जीएवी इज एक्चुअल रेंट फॉर लेट आउट पीरियड, बट समझाने के लिए मैंने पूरा समझा दिया। और समझ में आ जाएगा जब हम तीसरा केस देखेंगे। तीसरा केस है एक्चुअल रेंट इज लोअर देन एक्सपेक्टेड रेंट। ये देख रहे हैं लेट आउट का, ये देख रहे हैं फुल ईयर का, बट दिस इज नॉट ड्यू टू जस्ट वेकेंसी, दिस इज ड्यू टू वेकेंसी प्लस अदर रीजंस। ठीक है, अदर रीजंस लिख देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर वैकेंसी नहीं भी होती ना तो भी हमारा एक्चुअल रेंट कम आ जाता। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक्सपेक्टेड रेंट है 2 लाख साल भर का, एक्चुअल रेंट हम चार्ज कर रहे हैं वही 10,000 पर मंथ, तो एक्चुअल रेंट 8 महीने का हमारा लेट आउट पीरियड का कितना आया? 80,000। अगर वैकेंसी नहीं होती, साल भर भी हम रेंट पे दे रखते तो हमारा कितना आता एक्चुअल रेंट? 1,20,000। उसके बावजूद भी एक्सपेक्टेड रेंट से कम आता। मतलब वैकेंसी के कारण एक्चुअल रेंट कम है, वो बात नहीं है। बात तो ये है कि हम तो चार्ज ही कम कर रहे हैं, रेंट अमाउंट ही कम है। ठीक है, तो फिर बेसिक थीम याद करो, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। इस केस में एनी वे एक्सपेक्टेड रेंट ही ज्यादा है, वैकेंसी नहीं भी होती तो एक्सपेक्टेड रेंट ही ज्यादा होता। तो इसलिए हम इस केस में क्या करेंगे, जीएवी कैसे निकालेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट मतलब 2 लाख रुपए, इसमें से माइनस कर दो। चलो क्या माइनस कर दे? वैकेंसी लॉस, विच इज 4 इंटू 10,000। 4 महीने वेकेंट रहा, 10,000 रेंट था। हाँ, वैकेंसी लॉस लेते वक्त एक्चुअल रेंट का लॉस लेना। ठीक है, यहां पर एक्सपेक्टेड रेंट का मत कर देना कि 4 महीने 2 लाख रुपए साल भर का है तो 4 महीने का कितना है, ऐसे नहीं करना है हमको। एक्चुअल में जो वैकेंसी का लॉस है वो देखना है। तो 10,000 रुपए एक्चुअल रेंट था, 4 महीने का 40,000, तो यहां पे हमको 40,000 माइनस करना है। तो हमारी जीएवी आ जाएगी 1,60,000। अब देख सकते हैं एक्चुअल रेंट लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट लेट आउट पीरियड का, एक्सपेक्टेड रेंट फुल ईयर का फॉर अदर रीजंस। मतलब वैकेंसी नहीं भी होती तो भी एक्चुअल रेंट कम आता। ये हमने एग्जांपल से देखा, एक्सपेक्टेड रेंट 2 लाख, एक्चुअल रेंट 10,000। तो अगर 12 महीने ऑक्यूपाइड भी रहता, लेट आउट भी करा हुआ होता, तो भी 1,20,000 रिसीव होता। मतलब एक्सपेक्टेड रेंट तब भी ज्यादा ही आता। तो इस केस में जीएवी क्या हो जाएगी? एक्सपेक्टेड रेंट माइनस वैकेंसी लॉस। ठीक है, बेस्ड ऑन एक्चुअल रेंट, वैकेंसी लॉस बेस्ड ऑन एक्चुअल रेंट, तो हमारी जीएवी आ जाएगी। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन था ग्रॉस एनुअल वैल्यू का। तो यहां पर हमने लेट आउट प्रॉपर्टी के तीनों केसेस देख लिए। लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर देख लिया, लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर देख लिया, लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर देख लिया। तीनों देख लिए, लेट आउट प्रॉपर्टी खत्म। नेक्स्ट टाइप की प्रॉपर्टी पे चलते हैं, विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को एसओपी भी बोल देंगे हम। ठीक है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या होता है सबसे पहले मैं ये समझाता हूं। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंस, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम खुद रह रहे हो, वी हैव ऑक्यूपाइड इट फॉर आवरसेल्व्स। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपेशन, खुद इस्तेमाल कर रहे हैं रेसिडेंस के लिए। अगर बिजनेस प्रोफेशन के लिए कर रहे हैं तो फिर तो इधर कंसीडर ही नहीं होगा। हमने पहले देख लिया, अगर बिजनेस प्रोफेशन के लिए कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, खुद के बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए, उसमें हम अपना बिजनेस चला रहे हैं या उसमें अपना ऑफिस चला रहे हैं, तो फिर वो तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में कंसीडर ही नहीं होगा। तो यहां पर सेल्फ ऑक्यूपेशन मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस। ठीक है, अनऑक्यूपाइड मतलब क्या होता है? अनऑक्यूपाइड नाम से समझ में आता है जिसको हम ऑक्यूपाई ही नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस से या फिर आपके बिजनेस प्रोफेशन पर्पसेस से कहीं और रहते हैं, और उस कारण से आप ये वाला घर खुद रहने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और वो खाली पड़ा हुआ है। और आप जहां पर अपना एम्प्लॉयमेंट बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं वहां पे आप खुद रेंट पे रह रहे हैं। ठीक है, वहां पे आपका कोई घर नहीं है, वहां पे आप खुद रेंट पे रह रहे हैं, और जो आपकी एक्चुअल में प्रॉपर्टी है जहां पे आप खुद रह सकते थे वहां पे आप नहीं रह पा रहे। ठीक है, दैट इज अनऑक्यूपाइड। जैसे कि इंदौर में मेरा घर है खुद का खरीदा हुआ, जहां पे मैं रहता भी था, बट मुझे एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस से लेट से मुंबई जाना पड़ा।
वहां पे मैं रेंट पे रहता हूं और ये घर खाली पड़ा है जिसको मैं ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा हूं, दैट इज अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ये इंदौर वाला घर। अब इसकी जीएवी कैसे निकालेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो बहुत आसान इन्होंने बोला। यार आप खुद सोचो, मैं खुद रह रहा हूं तो मैं क्या कमा रहा हूं, क्यों मेरे पे टैक्स लगा रहे हो, माफ कर दो। उन्होंने बोला चलो ठीक है माफ कर देते हैं आपको, नहीं लेंगे टैक्स। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी क्या लेंगे, निल, जीरो, निल ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी ले लेंगे हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में। लेकिन ध्यान रखना, यहां पे कुछ चीज डाल दी उन्होंने, केवल 2 ही ऐसी प्रॉपर्टी की हम वैल्यू निल लेंगे। मतलब अगर मैं 4 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक में खुद रहता हूं, एक में मम्मी पापा रहते हैं, एक में भाई रहता है, और एक दूसरे और शहर में जहां पे मैं जाता रहता हूं काम के सिलसिले में, तो वहां पे मैंने घर लेके रखा हुआ है खरीदा हुआ, तो मेरी 4 प्रॉपर्टीज मेरे नाम पे हैं जिनका मैं ओनर हूं, और चारों ही सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो चारों की वैल्यू निल ले लेनी चाहिए ना। नहीं, गवर्नमेंट ने बोला 2 ही प्रॉपर्टीज की वैल्यू निल लेने देंगे। पहले तो ये एक ही हुआ करता था, फिर वो चेंज हो गया, अब 2 प्रॉपर्टीज का बोल रहे, चलो आपकी 2 प्रॉपर्टीज, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज की ग्रॉस एनुअल वैल्यू निल कर देंगे। यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बहुत ही भारी ब्लंडर करते हैं कि क्वेश्चन में लेट से 3 प्रॉपर्टी दी हुई है और बताया हुआ है कि ये वाली सेल्फ ऑक्यूपाइड है और ये वाली 2 जो है वो लेट आउट है, तो 3 प्रॉपर्टी टोटल, 2 लेट आउट और 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड। उसमें भी स्टूडेंट्स ऐसा कर देते हैं कि वो 2 प्रॉपर्टीज की वैल्यू निल ले लेते हैं। अरे जब दिया है कि लेट आउट है तो हाउ कैन यू टेक निल वैल्यू, निल तो सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में ही लेंगे, ठीक है। अगर लेट आउट है तो फिर तो अपना देखा ना अपने लेट आउट प्रॉपर्टी में कैसे करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर, ठीक है। तो ये निल वैल्यू सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में जाएगी। सो यू हैव टू सी कि कितनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है। अगर एक ही है तो उसकी वैल्यू निल ले लो, अगर 2 ही है तो दोनों की वैल्यू निल ले लो, 3 है तो उसमें से 2 की वैल्यू निल लो, एंड दैट इज एट द ऑप्शन ऑफ असेसी। कोई सी भी 2 की वैल्यू आप निल लो, कोई सी भी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में से, सॉरी इतनी सारी जितनी भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसमें से कोई सी भी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की वैल्यू आप निल ले लो और वो आपके ऑप्शन पे रहेगा, ठीक है। तो आपको लगेगा कि यार जिसमें ज्यादा इनकम आ सकती है उसी को मैं लूं, ठीक है, मतलब टैक्स प्लानिंग पर्पसेस से, विच इज नॉट सो रेलेवेंट एट दिस लेवल। तो फिर बाकी की प्रॉपर्टीज का क्या, 2 तो हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ले ली, लेकिन मेरे तो 4 घर हैं, तो बाकी के 2 का क्या करें। बाकी के 2 के लिए नेक्स्ट टाइप की प्रॉपर्टी आ गई, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। हम मान रहे हैं कि वो रेंटेड है, डीम्ड लेट आउट। हे भगवान, मतलब कुछ मेरे को वसूल हो नहीं रहा है वहां से, लेकिन फिर भी मेरे को उस पर टैक्स देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है वो आपकी। डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी की जीएवी कैसे निकालेंगे हम, इसकी जीएवी निकालेंगे, थीम क्या था, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर। यहां पे कुछ एक्चुअल रेंट है क्या, कोई एक्चुअल रेंट है ही नहीं, ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, मतलब कि खुद रह रहे हैं इसमें। वो तो क्या है कि डीमिंग प्रोविजंस के कारण उसको लेट आउट मानना पड़ रहा है। तो फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी, एक्सपेक्टेड रेंट फॉर द ईयर, ठीक है। सो मेरे पास 4 घर हैं जो कि मैं सेल्फ ऑक्यूपेशन फॉर रेसिडेंस के लिए यूज कर रहा हूं, उसमें से कोई से 2 घर मेरे ऑप्शन पे मैं निल वैल्यू ले सकता हूं और बाकी के 2 घर मेरे को डीम्ड लेट आउट बताने पड़ेंगे और उसमें एक्सपेक्टेड रेंट जो होगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड मतलब क्या, आपका बिजनेस ये है कि आप प्रॉपर्टीज खरीदते हो और बेचते हो। ध्यान रखें, लेट आउट पे देने का बिजनेस नहीं है, खरीदने और बेचने का है। अगर लेट आउट पे देने का बिजनेस होता तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम जाती ही नहीं, वो तो पीजीबीपी हेड में जाती, जो हमने पहले ही देख लिया। बट यहां पे बोला है कि यहां पे बिजनेस क्या है, प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का। चलो ठीक है, मान लो इन द मीन वाइल आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी या बनाई और आप उसको बेचना चाहते हो, बट अभी बेच नहीं पा रहे हो, आपको खरीदार नहीं मिल रहा है, तो आपने उसको रेंट पे दे दी, ठीक है, तो वो तो लेट आउट प्रॉपर्टी होगी। लेट आउट प्रॉपर्टी वो तो सीधे सीधे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी सही, ठीक है, उसमें तो कोई 2 राय नहीं है, वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चली जाएगी। बट अगर मान लो कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी बेचने के लिए, ठीक है, आप बिल्डर हो या आपका बिजनेस ही है कि आप प्रॉपर्टी खरीद के बेचते हो, और वो प्रॉपर्टी का खरीदार अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है, और आपने उसको रेंट पे भी नहीं दे रखा है, खाली पड़ी है प्रॉपर्टी। इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में एक्ट ने बोला कि 2 साल तक तो हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, 2 years, 2 साल तक खाली पड़ी रहे,
हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, उसकी कुछ एनुअल वैल्यू नहीं लेंगे, उसकी एनुअल वैल्यू हम लेंगे नील, ग्रॉस एनुअल वैल्यू उसकी ले लेंगे नील। बट एक बार 2 साल पूरे हो गए, उसके बाद भी बेच नहीं पा रहे हो ना अगर आप, तो फिर उसको भी डीम्ड लेट आउट मानेंगे हम, उसको भी मान लेंगे कि ये तो लेट आउट है, ठीक है, और उस पर फिर हम टैक्स लगाएंगे, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। 2 साल तक कुछ नहीं करेंगे और 2 साल के बाद उसको डीम्ड लेट आउट मान लेंगे। ये तब जब स्टॉक इन ट्रेड होगा आपका। 2 साल कहां से? सो यहां पे बोला है 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर in which completion certificate, CC is completion certificate, 2 years from the end of the financial year in which CC is received। इसका मतलब क्या? तो लेट्स से 25 जुलाई 2019 को कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव हो गया। कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या होता है? तो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है वो आपको सर्टिफिकेट देगी ना कि ये प्रॉपर्टी अब कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट हर जगह है ही सही। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अभी आधा अधूरा घर बना है, कच्चा है, और उसमें आप लालच में आपने वो घर लेट आउट कर दिया या बेच दिया, ठीक है। सो कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है कि अब ये प्रॉपर्टी कंप्लीट है और इसमें अब लोग रह सकते हैं, ठीक है। तो जब वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव हो जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, मतलब जिसको पास भी वो अथॉरिटी है, उस साल के एंड से 2 years, मतलब कि लेट्स से 25 जुलाई 2019 को कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव हुआ, ये साल कब खत्म होता है? 31 मार्च 2020। यहां से 2 years 31 मार्च 2022। ध्यान रखें, यहां पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट की डेट से 2 साल नहीं बोला है, यहां पे बोला है कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिस साल मिल रहा है उस साल के एंड से, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 2 years। सो 31 मार्च 2022 तक तो चल जाएगा हमको, तब तक तो हम आपकी प्रॉपर्टी की जीए भी नील ले लेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर आप बेच नहीं पाते हो तो फिर भुगतो, डीम्ड लेट आउट, ठीक है। सो दिस वाज प्रॉपर्टी एज स्टॉक इन ट्रेड। तो लेट आउट पढ़ लिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड पढ़ लिया, डीम्ड लेट आउट पढ़ लिया, स्टॉक इन ट्रेड पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अ पोर्शन लेट आउट एंड अ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड। हाँ, ऐसे केस में जहां पे प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन तो लेट आउट है और कुछ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये वैसा ही है जैसे नीचे पान की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। ग्राउंड फ्लोर आपने किसी को रेंट पे दे रखा है और फर्स्ट फ्लोर पे आप खुद रह रहे हो, ठीक है। ऐसे केस में क्या किया जाएगा? तो इन्होंने बहुत सिंपल कर दिया, बोला यार ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों को अलग अलग प्रॉपर्टी मान लो, ठीक है। तो जब ऐसा केस बनता है कि अ पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड द अनदर पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, आप खुद रह रहे हो, तो उन दोनों ही यूनिट्स को सेपरेट मान लो, ठीक है, दोनों पोर्शंस को सेपरेट यूनिट मान लो। फिर क्या करोगे पता है? जो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सब है ना, इसको भी अपोर्शन करो। अगर आधा हिस्सा सेल्फ ऑक्यूपाइड और आधा लेट आउट है तो फिर म्युनिसिपल वैल्यू को भी आधा करो, आधा आधा बांटो, स्टैंडर्ड रेंट को भी आधा आधा बांटो और फेयर रेंट को भी आधा आधा बांटो। फिर कंपैरिजंस करो, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में तो हमने देख लिया जीए भी नील है और लेट आउट प्रॉपर्टी में तो एक्सपेक्टेड रेंट का काम आता है। सो यू विल हैव टू बाइफरकेट, ठीक है, अपोर्शन म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट। उसके अलावा म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, जिसका पॉइंट अभी हम देखेंगे आगे, म्युनिसिपल टैक्सेस को भी आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। देखो ऐसा हो सकता है कि ग्राउंड फ्लोर पे आपने रेंट पे दे रखा है और फर्स्ट फ्लोर पे आप खुद रह रहे हो, बट प्रॉपर्टी टैक्सेस तो पूरी प्रॉपर्टी के एक साथ जा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि क्या होता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी टैक्सेस का डिडक्शन नहीं मिलता है, लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी में तो मिलता है, जो कि अभी हम देखेंगे डिटेल में। तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में भी एक काम करो ना, आधा आधा कर दो, ठीक है। तो आपको अपोर्शन करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया या किसी भी रीजनेबल बेसिस पे, जो कि बेसिकली हमारी बुक में क्वेश्चंस में एरिया के बेसिस पे। तो आपको दिया रहेगा कि लेट्स से 1/3 ऑफ द पोर्शन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड 2/3 इज लेट आउट, समथिंग लाइक दैट। So you'll have to do 1/3 and 2/3 of municipal taxes. You'll have to do 1/3 and 2/3 of municipal value, fair rent, standard rent, etc. तो यहां पर हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो हमने सब देख लिया। लेट आउट प्रॉपर्टी के 3 प्रकार देख लिए, लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। और वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर जो तीसरा केस था, उसमें भी 3 केस देख लिए थे हमने कि actual rent is more than expected rent, actual rent is less than expected rent due to vacancy, actual rent is less than expected rent due to other reasons. फिर हमने देखा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की जीएवी नील लेते हैं 2 प्रॉपर्टीज की,
उसके अलावा जो हो जाती है वो डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी होती है, जिनकी जीएवी एक्सपेक्टेड रेंट हो जाता है। फिर हमने स्टॉक एंड ट्रेड का डिस्कशन देख लिया, और अब देख लिया जब अलग अलग पोर्शन है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक लेट आउट। नाउ हमारा फॉर्मेट मैं आपको फिर से याद दिला दूं, हमारा फॉर्मेट किस तरीके का था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस एनएवी, फिर डिडक्शंस माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, तो हमारे पास आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें से जीएवी हमने देख लिया। अब बात करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय दी ओनर की। तो इसमें सबसे पहले अंडरलाइन करने वाली बात है, बोला है पेड, दूसरा बोला है ओनर। पेड मतलब वापस मैं आपको याद दिला दूं, हाउस प्रॉपर्टी हेड में irrespective of the method of accounting followed by the assessee, you will have to compute the income the way income tax act wants you to compute it. So यहां पे बोला है पेड बेसिस, तो पेड बेसिस, फिर यहां पर अक्रूवल नहीं लगेगा, ठीक है। वहां पर मतलब जब रेंट, एक्चुअल रेंट देख रहे थे तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट देख रहे थे, बट यहां पर पेड बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, मतलब इनकम ले रहे हो तब तो अक्रूवल पे ले रहे हो, और जब खर्चा देने की बारी आई तो पेड बेसिस पे। हाँ, इस केस में तो ऐसा ही हो रहा है। देखो म्युनिसिपल टैक्सेस तो पेड होने चाहिए, एक्चुअल में पेमेंट होना चाहिए। तो देखो यार, ऐसा भी हो सकता है कि इस साल के म्युनिसिपल टैक्सेस 5,000 है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, तो क्या डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस साल पिछले 4 साल के म्युनिसिपल टैक्सेस एक साथ पे कर दिए, तो क्या डिडक्शन मिलेगा? हाँ, चारों साल के मिल जाएगा। तो हमको तो इस बात से लेना देना ही नहीं है कि वो म्युनिसिपल टैक्सेस किस साल के हैं, हमको तो इस बात से लेना देना है कि इस साल कितना पेमेंट हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा 2016-17 के इतने, 17-18 के इतने, 18-19 के इतने, सब इग्नोर कर देना। आप तो देखना हमारा जो साल है उसमें पेमेंट कितना हुआ है, ठीक है। पेमेंट कितने का, कितने हैं, अक्रूवल कितना हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। म्युनिसिपल टैक्सेस को प्रॉपर्टी टैक्स भी बोला जाएगा, ध्यान रखें ये सारे शब्द, एग्जाम में कुछ भी देखने को मिल सकता है। म्युनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, लोकल टैक्स, सिवरेज टैक्स, वाटर टैक्स एक्सेट्रा। तो जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्सेस लगाएगा वो सब यहां पे आ जाएगा। अच्छा, प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है और उसकी इनकम यहां पर टैक्सेबल हो रही है, मे बी बिकॉज यू आर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या यू आर रिसीविंग द रेंट हियर, ठीक है। तो उस केस में भी क्या बाहर हमने जो म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं उसका डिडक्शन मिलेगा? हाँ, मिल जाएगा, ठीक है। When income from that property is taxable in India, then you'll also get the deduction if you have paid taxes outside India, municipal taxes वहां के। हाँ, इसमें एक बात और कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू आप निल ले रहे थे ना, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज जिसकी आप वैल्यू निल ले रहे थे, उसमें म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन भी नहीं देंगे। जब आपकी इनकम नहीं मान रहे तो हम आपको डिडक्शन भी नहीं दे रहे, ठीक है। तो जीएवी 0, म्युनिसिपल टैक्सेस 0, तो एनएवी भी 0 हो जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा है, काम आसान हो जाएगा हमारा। सेल्फ ऑक्यूपाइड में ज्यादा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं। जीएवी 0, म्युनिसिपल टैक्सेस 0, एनएवी 0। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, आपने बहुत सारे खर्चे किए हो, पेंटिंग करवाई हो, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ये सब इग्नोर, इसका कुछ भी हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। हम तो आपको सीधे सीधे स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहे हैं 30% ऑफ एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू का 30%। एक्चुअल से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो ठीक है, हम ले लेंगे 30% ऑफ एनएवी। हर बार आपको डिडक्शन देना है, याद रखना है। देखो जो बड़े क्वेश्चन आते हैं जीटीआई टीआई, मतलब टोटल इनकम कैलकुलेट करने के, उसमें हो सकता है कि आपको रेंटल इनकम दी हुई, उसके अलावा कुछ दिया हुआ ही नहीं हो, या फिर सेट ऑफ लॉसेस वाले में रेंटल इनकम दिया हुआ, उसके अलावा कुछ दिया हुआ ही नहीं हो। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे को स्टैंडर्ड डिडक्शन देना है 30% ऑफ एनएवी, ठीक है। वैसे ही सैलरी हेड में भी 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ग्रॉस सैलरी में से दिया जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि आपको वहां पर दिया होगा, बट हाँ, अगर लिखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ब्रैकेट में कंप्यूटेड, तो फिर डिडक्शन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंप्यूटेड लिख ही दिया उन्होंने। या फिर इनकम फ्रॉम सैलरी हेड ब्रैकेट में कंप्यूटेड, तो फिर आपको डिडक्शन देने की जरूरत, स्टैंडर्ड डिडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दे दिया है। बट अगर लिखा है रेंटल इनकम, तो यू विल हैव टू, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ पर 30% का डिडक्शन देना है, ठीक है। सो यू विल हैव टू टेक केयर अबाउट इट। ये था हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन। देखो एसओपी में क्या हुआ, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील आ गई, म्युनिसिपल टैक्सेस नील आ गए, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो एनएवी भी नील आ गई, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी होता है, तो 30% ऑफ 0 इज 0, तो ये भी 0 आ गया। मतलब एसओपी जिसकी वैल्यू नील ले रहे हैं, ऐसी 2 एसओपी का तो शुरू के 4 कंपोनेंट्स ही 0 0 0 0 आ गए। नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो इंटरेस्ट ऑन लोन साथ साथ में बताते जाता हूं, ठीक है। एनएवी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन कैसे मिलेगा? अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है या डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये चार्ट आपके स्टडी मटेरियल में भी होगा, है ही, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं।
लेट आउट और डीम लेट आउट प्रॉपर्टी अगर है तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। इसका मतलब फुली अलाउड ऑन अक्रूवल बेसिस, ठीक है। अब यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन तो ये लोग अक्रूवल बेसिस पे अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट आउट और डीम लेट आउट में वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम लेट आउट प्रॉपर्टी पूरा का पूरा डिडक्शन आपको मिल जाएगा जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन है। और लोन किसी से भी लिया हो सकता है, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, दोस्त से, पिताजी से, किसी से भी लोन लिया हो, ठीक है। उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो इंटरेस्ट आपको डिडक्शन दे देंगे, इट डजंट मैटर। जरूरी नहीं है कि आपने बैंक से लिया हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा, दोस्त से भी लिया है तो आपको मिल जाएगा, ऐसे क्वेश्चन है। तो अक्रूवल बेसिस पे आपको लेट आउट डीम लेट आउट का पूरा फुल्ली अलाउ हो जाएगा। बात आती है नेक्स्ट एसओपी की। ऐसी एसओपी जिसकी एनएवी आप निल ले रहे हो, जो दो एसओपी आप वैल्यू निल ले रहे हो, उस केस में उन्होंने बोला यार जब हम आपकी इनकम नहीं ले रहे हैं तो फिर हम आपको डिडक्शन में भी ना कुछ दिक्कतें खड़ी करेंगे, पूरा का पूरा डिडक्शन नहीं देंगे। म्यूनिसिपल टैक्सेस का तो मना ही कर दिए, इंटरेस्ट ऑन लोन में भी दिक्कतें खड़े कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे पूरा का पूरा, कुछ लिमिट्स दे दी। लिमिट्स कैसे दी? तो जनरली पहले प्रोविजन था 30,000 रुपए का, केवल 30,000 रुपए का इंटरेस्ट आपको अलाउ करेंगे साल भर में, ये पहले प्रोविजन था। बट 1 अप्रैल 1999 के बाद लॉ में चेंज आया और उन्होंने एक्सेप्शन दिया कि इस पे हम लिमिट को 30,000 से बढ़ा के 2 लाख कर देंगे। अच्छा, ये लोन कौन से लोन की बात चल रही है? ये लोन आपने क्यों लिया है, पर्पस क्या है लोन का? तो हाउस प्रॉपर्टी हेड की बात चल रही है, तो जाहिर सी बात है उस हाउस प्रॉपर्टी को परचेस, कंस्ट्रक्ट, रिपेयर, रिन्यूअल, रिनोवेट करने के लिए जो आपने लोन लिया है उसकी बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। कोई दूसरा कार लोन का डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगा, बिजनेस लोन का डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगा, कोई और पर्सनल लोन का डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ पे हाउस लोन, ठीक है। मतलब कि ऐसा लोन जो आपने इस हाउस प्रॉपर्टी के, जिस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आप कैलकुलेट कर रहे हो, उसके कंस्ट्रक्शन या फिर परचेस या फिर रिपेयर, रिन्यूअल और रेनोवेशन के लिए लिया हो, उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। हाँ, तो पहले बात करते हैं बिफोर 1 अप्रैल 99, ठीक है। 1 अप्रैल 1999 के पहले क्या प्रोविजन था? उन्होंने बोला हम देंगे मैक्सिमम 30,000 फॉर कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन, रिपेयर, रिन्यूअल, रिनोवेशन, किसी भी पर्पस से, इन पांचों में से कोई भी पर्पस के लिए लोन हो, हम तो आपको 30,000 रुपए साल का इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। 1.25 लाख रुपए भी, मतलब 1.5 लाख रुपए या कितना भी आपने, 3 लाख रुपए भी आपने इंटरेस्ट पे किया है तो भी आपको डिडक्शन कितना मिलता था? 30,000 रुपए इन पर्पसेस के लिए जब आपने लोन लिया हो तो। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट चल रहा है 30,000 एंड फिर मैंने रिपेयर्स के लिए भी एक और लोन लिया, उस पर भी चल रहा है इंटरेस्ट 30,000, तो 30 + 30 60 हो जाएगा क्या? नहीं, ये ओवरऑल लिमिट है, एग्रीगेट लिमिट है, ठीक है, पूरी लिमिट। तो ऐसा नहीं कि कंस्ट्रक्शन के लिए अलग मिलेगा और रिपेयर के लिए अलग मिलेगा, ठीक है। टोटल मिला के आपको साल भर में 30,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट हम अलाउ नहीं करेंगे अगर लोन कब लिया है? बिफोर 1 अप्रैल 99, ठीक है। लोन कब लिया है? बिफोर 1 अप्रैल 1999। और ये मैक्स 30,000 इज फॉर एग्रीगेट, ठीक है, एग्रीगेट 2 प्रॉपर्टीज के, जो 2 प्रॉपर्टी जिनकी वैल्यू हम निल ले रहे हैं, दोनों का मिला के डिडक्शन देखेंगे 30,000, उससे ज्यादा नहीं देंगे। बट इसका एक्सेप्शन आया, 30,000 से लिमिट बढ़ाकर 2 लाख कर दी। 2 लाख कब कर दी? जब लोन जो है वो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99 हो, पहली बात। दूसरी बात, जो लोन है वो परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए हो, ठीक है। लोन किस लिए है? परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए। तीसरी बात, ये जो परचेज और कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गया हो विदिन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर in which loan was taken। जब आपने लोन लिया उस साल के अंत से
5 साल के अंदर आपने घर परचेस या कंस्ट्रक्ट करा लिया। ये वैसा ही है जैसे वो पढ़ रहे थे ना अपन, स्टॉक इन ट्रेड वाला, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब मिला उस साल के एंड से 2 साल, वैसे ही लोन जब लिया उस साल के एंड से 5 साल। ठीक है, तो एग्जाम्पल नहीं लिख रहा मैं, फाइनेंशियल ईयर के एंड मतलब 31 मार्च से 5 साल जोड़ देना, तब तक आपका कंस्ट्रक्शन या परचेस हो जाना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन आप पूरी कर लेते हो तो फिर हम आपकी लिमिट क्या कर देंगे, मैक्सिमम 2 लाख, और वो भी फॉर एग्रीगेट 2 प्रॉपर्टीज। ठीक है, साथ में एक नोट भी ध्यान रखें कि एसओपी के लिए कभी भी 2 लाख से ज्यादा का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेवर मोर देन 2 lakhs फॉर एसओपीज। ये क्यों लिखवाया मैंने कि मेरा परचेज या कंस्ट्रक्शन का लोन चल रहा है, उस पर इंटरेस्ट आया 2,10,000, और मेरा रिपेयर का भी लोन चल रहा है जिसका इंटरेस्ट आया 40,000, तो परचेस की लिमिट 2 लाख और रिपेयर की लिमिट तो 30,000 ही है, क्योंकि यहां पे तो सिर्फ परचेस कंस्ट्रक्शन की बात की गई है, तो रिपेयर की लिमिट 30,000, क्योंकि हम हमारे टोटल क्या है, परचेस कंस्ट्रक्शन रिपेयर रिन्यूअल रिकंस्ट्रक्शन, तो परचेस और कंस्ट्रक्शन की 2 lakhs दी हुई है। ठीक है, अगर परचेस कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है तो फिर तो रिपेयर रिन्यूअल वाली चीजें हुई है, तो फिर क्या है, फिर तो 30,000 ही है लिमिट, ये तो सिर्फ परचेस और कंस्ट्रक्शन के लिए 2 लाख हुई है। अच्छा, मैंने परचेस का लोन भी चल रहा है और रिपेयर का लोन भी चल रहा है, और परचेस का लोन का इंटरेस्ट है साल भर का 2,10,000, तो वहां से 2 लाख, और रिपेयर का लोन चल रहा है जिसका इंटरेस्ट है 40,000, तो वहां से 30,000, तो 2,30,000 नहीं, इन टोटल कभी भी 2 लाख से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, सो 2 lakhs इज द अपर लिमिट, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये था इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट, और भी कुछ पॉइंट्स है इससे रिलेटेड जो भी हम देखते हैं। देखो, तो ध्यान रखें, नो लिमिट फॉर लेट आउट और डीम लेट आउट। क्या है, कई बार है ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे क्वेश्चन में क्या कर देगा, हम देखेंगे भी वाले क्वेश्चंस कि लेट आउट प्रॉपर्टी है, रेंट वगैरह सब, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, सबकी डिटेल दी है, म्युनिसिपल टैक्सेस की डिटेल दी है, एवरीथिंग इज गिवन, और लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज 60,000, लोन इज टेकन फॉर रिपेयर्स। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिपेयर्स देखते हैं और सीधे बोलते हैं 30,000, 30,000 से ज्यादा की लिमिट तो है ही नहीं रिपेयर में, तो 30,000 ही अलाउ होगा। बट यार ध्यान दो, लेट आउट और डीम लेट आउट की बात है तो वहां पे तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, वहां पे तो 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी भर दिया आपने रिपेयर के लिए तो भी चल जाएगा, पूरा अलाउ हो जाएगा। ठीक है, लिमिट सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड में, तो ऐसा मिस्टेक मत करना, और ये पॉइंट आएगा ही आएगा अगर लेट आउट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन दिया है तो। सो नो लिमिट फॉर लेट आउट एंड डीम लेट आउट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट अलावेबल ऑन अक्रूवल बेसिस, हम देख ही चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। ठीक है, अनपेड इंटरेस्ट है, उस पर और इंटरेस्ट लग गया, तो वो जो और इंटरेस्ट लग गया दैट इज नॉट डिडक्टेबल, उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट पेबल ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन अलाउड एज डिडक्शन, मतलब कि लोन चल रहा है ऑलरेडी, ओरिजिनल लोन कंस्ट्रक्शन के लिए या रिपेयर के लिए व्हाटएवर, और उसको पे करने के लिए आपने फ्रेश लोन ले लिया, उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो अलाउ हो जाएगा आपको। ठीक है, वो भी अलाउ हो जाएगा, ओरिजिनल लोन का तो अलाउ होगा ही होगा, फ्रेश लोन जो कि फॉर द पेमेंट ऑफ ओरिजिनल लोन है, तो वो फ्रेश लोन का इंटरेस्ट भी आपको अलाउ हो जाएगा। हाँ, एसओपी के केस में जब आपको 2 लाख का डिडक्शन लेना है ना, तो फिर आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फर्निश करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट टू बी फर्निश। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट क्या होता है यार, आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा लेंडर से जिसने आपको लोन दिया है कि साल भर का इतना इंटरेस्ट बना, साल भर का इतना प्रिंसिपल पेमेंट बना, और ये इतना अक्रूवल था। बैंक्स तो ये प्रोवाइड करती ही हैं। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो समझते हैं इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन क्या होता है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मतलब क्या, प्री कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन से पहले का। देखो, अब बात यह आई कि जब लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। 1 अप्रैल 2015 को आपने लोन लिया फॉर कंस्ट्रक्शन, और 30 जून 2017 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ।
अब मेरी बात सुनो, जब आपने लोन लिया तब कोई हाउस प्रॉपर्टी थी क्या? नहीं थी। हाउस प्रॉपर्टी तो तब मानी जाएगी ना जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। तो मतलब इसका मतलब ये है कि 15-16 में लोन था, लोन पे इंटरेस्ट भी जा रहा था, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी थी नहीं। फिर 16-17 में भी लोन था, लोन पे इंटरेस्ट भी जा रहा है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो वो जो इंटरेस्ट जा रहा है उसका मैं डिडक्शन ही नहीं ले पा रहा हूं, और डिडक्शन नहीं ले पा रहा हूं इसका मतलब ये है कि वो डिडक्शन तो मेरा वेस्ट हो गया। वो मैंने इंटरेस्ट पे किया, उसका डिडक्शन वेस्ट हो गया, उसका कहीं मेरे को टैक्स बेनिफिट मिल ही नहीं पाया। इस कारण से एक प्रोविजन आया, बोला नहीं नहीं वेस्ट नहीं हुआ, हम क्या करेंगे, जो प्री कंस्ट्रक्शन हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट होने के पहले का जो आपका इंटरेस्ट है ना, वो आपको हम डिडक्शन देंगे। एक बार प्रॉपर्टी कंप्लीट तो हो जाने दो, फिर आपको डिडक्शन देंगे, वो भी इंस्टॉलमेंट में 1/5 फॉर 5 ईयर्स, 1/5 फॉर 5 ईयर्स। तो उन्होंने ऐसा बोला कि 1 अप्रैल 15 से लेके 30 जून 17 नहीं, 30 जून 17 नहीं, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस साल तो हाउस प्रॉपर्टी हो गई, तो उस साल का इंटरेस्ट तो आपको अलाउ हो जाएगा पूरा, ठीक है। उस साल के पहले का मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 30 जून 2017 को, ठीक है, मतलब कि 17-18 से पहले के सालों का, मतलब कि 31 मार्च 17 तक का। इसका मतलब कि अपने एग्जांपल में 1/4/15 से 31 मार्च 17, कंस्ट्रक्शन जिस साल कंप्लीट हुआ उस साल का तो आपको पूरा मिल जाएगा, बट उसके पहले वाले सालों का, ठीक है। तो आपको 31 मार्च तक का देखना है। 30 जून को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो 31 मार्च 2017 तक का जो इंटरेस्ट था वो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है। लेट्स से ये इंटरेस्ट आया है आपका 3 लाख रुपीस, तो ये 3 लाख आपको कैसे अलाउ होंगे, 1/5 फॉर 5 ईयर्स, 5 इंस्टॉलमेंट्स हम आपको अलाउ करेंगे। तो 17-18 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, तो 17-18 में पहली इंस्टॉलमेंट, 18-19 में दूसरी, 19-20, फिर 20-21 और फिर 21-22, ये हो गई 5 इंस्टॉलमेंट। 3 लाख को 5 से डिवाइड करो, 60,000, तो 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000। साथ ही साथ उस साल का जितना होगा वो तो मिल ही जाएगा पूरा, ठीक है, उस साल का जितना होगा वो तो मिल ही जाएगा। इसमें भी ध्यान रखें, जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है उसमें प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन दोनों का मिला के भी कभी आप 2 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो वहां तो मैंने इसलिए लिखा है कि इन एनी केस 2 लाख से ज्यादा तो होना ही नहीं है, नेवर इट विल बी मोर देन 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख इज अलाउड इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड, ठीक है। बट लेट आउट प्रॉपर्टी में तो आपका अलाउ हो सकता है। लेट से 60,000 तो प्री कंस्ट्रक्शन का आया और 5 लाख इस साल का आया, सो 5,60,000 का आपको अलाउ हो जाएगा इंटरेस्ट लेट आउट के केस में, डीम लेट आउट के केस में। सो दिस वॉज फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, उसका डिडक्शन आपको कैसे मिलता है। तो यहां पर हमारा इंटरेस्ट वाला पार्ट भी खत्म हो गया। तो जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, एनएवी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो मेनली हमारा यहां पर कैलकुलेशन वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अब कुछ थ्योरी पॉइंट्स है जो कि हम देखते हैं। नेक्स्ट बात आती है अरियर्स ऑफ रेंट या अनरियलाइज रेंट की, ठीक है। अरियर्स ऑफ रेंट, अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली। अनरियलाइज रेंट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, आपका पैसा खा गया सामने वाला। तो पैसा खा गया सामने वाला, चारों कंडीशन पूरी हो गई तो आपने डिडक्शन ले लिया, एक्चुअल रेंट में से माइनस कर दिया। अब बात आती है बाद में कहीं जाके वो आ गया भला आदमी और आपके पैसे दे गया, तो तब क्या, सब्सिक्वेंटली रिकवर हो गए तो क्या। तो जो ये अनरियलाइज्ड रेंट सब्सिक्वेंटली रिकवर हुआ है वो अब आपकी इनकम माना जाएगा जब रिकवर हो गया, ठीक है। सो अनरियलाइज्ड रेंट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच दे आर सब्सिक्वेंटली रिसीव्ड, ठीक है। सब्सिक्वेंट रिसिप्ट जब उसकी हो जाती है तब वो टैक्सेबल हो जाता है। ध्यान रखें यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 30% डिडक्शन देना ना भूलें, 30% माइनस करें। मतलब कि आपके 25,000 नहीं 30,000 रुपए डूब गए, ठीक है। 3 महीने का 10,000 रेंट था, वो दे के ही नहीं गया और छोड़ गया 5 साल पहले, तो तब तो आपने डिडक्शन ले लिया। अब जाके उसने 30,000 रुपए लौटा दिए, तो 30,000 रुपए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा, माइनस 30% डिडक्शन मतलब 9,000 रुपए, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसके लिए क्या हो जाएगी 21,000 रुपए। यहां पर एक पॉइंट है जो पहले हमने पढ़ा था ना कि प्रीवियस ईयर में ओनर होना जरूरी है, असेसमेंट ईयर में ना हो तो भी चलेगा। इस केस में तो एक्सेप्शन है, इसमें तो ये बोला जिस साल इनकम रिसीव हुई उस साल हाउस प्रॉपर्टी नहीं भी है ना, इट डजंट मैटर, पैसा रिसीव हो गया हम आपको टैक्स लगा देंगे, ठीक है। सो इट डजंट मैटर वेदर यू आर स्टिल द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी और नॉट, यू विल स्टिल बी टैक्स्ड, ठीक है। यू विल बी टैक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट।
बस 30% डिडक्शन देना ना बोले। सेम पॉइंट है अरियर ऑफ रेंट का। अरियर का मतलब ये होता है कि जब लॉ के कारण या कुछ केस चल रहा था या कुछ डिस्प्यूट के कारण आपका जो रेंट है वो रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ा दिया, रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ा दिया, या किसी भी कारण से रेट्रोस्पेक्टिव रेंट आपको बढ़ा दिया गया और आपको पुराना वाला रेंट, पिछले सालों का रेंट रिकवर हुआ है इस बार, तो सेम चीज करेंगे, ठीक है। 30% डिडक्शन दे देंगे और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगा देंगे, ठीक है। देखो हो सकता है जैसे एक एग्जांपल है कि आपने बैंक को एक मकान किराए पे दिया हुआ है, बैंक चल रही है वहां पे, और आपने रेंट बढ़ाने की बात करी, तो उनका कुछ प्रोसीजर है कि हायर लेवल पे जाके उनको परमिशन लेनी है। जब तक परमिशन आई तब तक कुछ महीने गुजर गए और उन्होंने परमिशन ऐसी दी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, ठीक है, क्योंकि अब ये 6 महीने गुजर गए लेट से परमिशन के लिए, तो उन्होंने वो 6 महीने पहले से इनकम बढ़ा दी, ठीक है, आपका रेंट अमाउंट बढ़ा दिया। तो अब आप लेट से वो ईयर चेंज हो चुका है, तो पिछले साल के 6 महीने के आपको अब सब्सिक्वेंटली रिकवर हुआ है अरियर्स, तो वो जो है वो अरियर्स ऑफ रेंट है और उस पर 30% डिडक्शन लो और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स कर दो, सिंपल। को ओन्ड प्रॉपर्टी का केस बताते हैं आप। को ओन्ड प्रॉपर्टी मतलब एक प्रॉपर्टी के एक से अधिक मालिक, लेट्स अज्यूम 2 मालिक, ठीक है, 2 जने को ओनर। सबसे पहले देखना है क्या उनके शेयर्स डेफिनेट है। अगर शेयर्स डेफिनेट है मतलब पता है कि 50% उसका है और 50% उसका है, या लेट्स से 75% उसका है और 25% उसका है, तो इस हेड में एज इंडिविजुअल्स वो टैक्स होंगे। या फिर मतलब अगर शेयर्स डेफिनेट नहीं होंगे तो वो एओपी मान लिए जाते हैं, जो कि हमको जिससे कोई लेना देना नहीं है, हमको तो दिया रहेगा उनका शेयर्स डेफिनेट है और इतना इतना है, ठीक है। तो क्या करो, पहली बात बता दूं, अगर लेट आउट है बहुत आसान, उसको एक ही प्रॉपर्टी मानो और कैलकुलेट कर लो उसकी इनकम, और इनकम कैलकुलेट करने के बाद उसको उनके शेयर्स में बांट दो, ठीक है। कुछ मत करो, नॉर्मल जैसे कैलकुलेशन करते हैं वैसे कैलकुलेशन करो। लेट से 3 लाख रुपए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई और 50-50% शेयर है, तो 50% उसका 1.5 लाख, 50% उसका 1.5 लाख, ठीक है। तो वेरी सिंपल, ये था लेट आउट के केस में। इस पे एक क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमारे स्टडी मटेरियल में ही आई गेस क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का, आईसीआई के मॉड्यूल में। तो बहुत ही सिंपल है, लेट आउट आप नॉर्मली कैलकुलेट करो और फिर आखिरी में बांट दो। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, अगर दोनों ने सेल्फ ऑक्यूपाई करके रखा है तो फिर क्या करना है, देखो फिर क्या होगा, जो 30,000 और 2 लाख की इंटरेस्ट की लिमिट देखी ना हमने, वो पर प्रॉपर्टी नहीं है, पर असेसी है। दोनों को 2-2 लाख की अलग अलग दे देंगे या 30,000, वट एवर द केस में भी, ठीक है, बट दोनों की अलग अलग से लिमिट रहेगी। लेट्स से ए है और बी है, ठीक है, और परचेस का लोन है 1/4/1999 के बाद का है और 5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, परचेज हो गया, तो फिर क्या करेंगे, 2 लाख की लिमिट हो जाएगी, 2 लाख ए को, 2 लाख बी को, बहुत अच्छा हो गया, डबल फायदा। और लेकिन लेट्स से एक की कोई और भी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 2 प्रॉपर्टी की वैल्यू नील ले सकते हैं, तो दूसरी भी एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू नील है और उस पर भी लोन चल रहा है और उसका इंटरेस्ट है 50,000, तो इसकी टोटल लिमिट 2 लाख है ना असेसी की, तो 50,000 तो वहां यूज हो गई, तो बची हुई 1.5 लाख यहां यूज होगी, ठीक है। तो पर असेसी लिमिट होती है 2 लाख, पर प्रॉपर्टी नहीं, पर असेसी, ठीक है। तो ए की टोटल लिमिट 2 लाख, अब वो किस तरीके से अपॉर्शन करता है, ही विल हैव टू सी। नेक्स्ट सेक्शन 27, वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर। डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप मतलब कि आपको मान लिया जाएगा कि आप ओनर हो, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, पहला पॉइंट है, और इस पार्ट को तो क्लबिंग ऑफ इनकम वाले चैप्टर के साथ ही पढ़ा जाए तो और अच्छा रहता है, तो बट अभी हम कवर कर रहे हैं, तब भी हम कवर कर लेंगे। तो ट्रांसफर टू स्पाउस है, अगर स्पाउस मतलब हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को ट्रांसफर की है हाउस प्रॉपर्टी, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब पैसा या तो नहीं लिया है या तो कम लिया है, या तो नहीं लिया या तो कम लिया, एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं लिया, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, एंड नॉट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तलाक भी नहीं हुआ है, अलग अलग भी नहीं रहने वाले हैं, ठीक है, तलाक नहीं हुआ है, अलग अलग नहीं रहने वाले हैं, एक ने दूसरे को ट्रांसफर करी, और अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब कि या तो फ्री में करी या तो सस्ते में करी, तो फिर ट्रांसफरर जो ट्रांसफर कर रहा है उसी को ओनर मानते रहेंगे हम नहीं मानेंगे कि ट्रांसफर हुआ है, हम तो आप ही को ओनर मानेंगे, ट्रांसफरर को ही, और उसको ही टैक्स लगाएंगे, ठीक है। दैट वाज ट्रांसफर टू अ स्पाउस। नेक्स्ट, सेम चीज आप माइनर चाइल्ड के साथ कर रहे हो, ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब या तो माइनर चाइल्ड को फ्री में
या तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर, एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर, तो फिर माना जाएगा कि ट्रांसफरर जो है वही डीम्ड डोनर है। हम तो मानेंगे नहीं कि ट्रांसफर हुआ है, और जो ट्रांसफरर है उसी को हम तो डीम्ड डोनर मानेंगे। हाँ, लेकिन माइनर मैरिड डॉटर को आपने दे दी है प्रॉपर्टी, तो फिर फ्री में भी दी हो तो भी आपकी तो गई ओनरशिप, उसके पास चली जाएगी ओनरशिप। नेक्स्ट, होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल स्टेट। तो हिंदू लॉ में अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसका बोला है कि पार्टीशन नहीं हो सकता है, ठीक है, तो 3 लोग हैं, तीनों के हाथ में रहेगी वो प्रॉपर्टी, बट एक जना उसका ट्रस्टी है, वन पर्सन इज होल्डिंग देम ऑन बिहाफ ऑफ द अदर्स। तो जो होल्डर है ना उस इम्पार्टिबल स्टेट का, जो होल्डर है उसको हम मान लेंगे डीम्ड डोनर। हम तीनों को अलग अलग नहीं पकड़ते बैठेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे गोकुलधाम सोसाइटी है, ऐसे सोसाइटी में क्या होता है कि फ्लैट लिया आपने, प्रॉपर्टी ली, तो लेट्स से आप रजिस्टर्ड ओनर नहीं हो, बट आपको प्रॉपर्टी का कोऑपरेटिव सोसाइटी का शेयर मिला हुआ है, जिसके कारण आप उस फ्लैट के ओनर बन गए। रजिस्ट्री आपके नाम पे ना हो शायद, लेकिन आपके पास कोऑपरेटिव सोसाइटी का शेयर है, तो भी आप उस प्रॉपर्टी के ओनर माने जाओगे। बिल्कुल सही है, मानना भी चाहिए। पर्सन इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, ये तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बोला है कि जब पोजेशन मिल जाएगा तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। तो लेट्स से रजिस्ट्री नहीं हुई है, सेल डीड नहीं बनी है, एक अग्रीमेंट बना, उस अग्रीमेंट के तहत पोजेशन ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है, पोजेशन ट्रांसफर कर दिया, दूसरे को उस प्रॉपर्टी में रहने का अधिकार दे दिया, पार्ट ऑफ पेमेंट ले लिया या फिर प्रॉमिस कर दिया है लेने देने का, और पोजीशन ले लिया गया है, तो फिर जिसके पास पोजीशन है उसको डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर राइट इन प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 12 ईयर्स, आपको 12 साल से ज्यादा का राइट है किसी प्रॉपर्टी में रहने का, ठीक है, टेनेंसी राइट, ठीक है, कि आपने लीज पे लिया है 99 ईयर्स के लिए, तो फिर आप डीम्ड ओनर माने जाओगे। बट इसका एक्सेप्शन है, अगर ईयरली रिन्यूअल्स हो रहे हैं, हर साल रिन्यूअल हो रहा है, वो तो 12 साल हो गए, क्योंकि हो गए, हम लोग अच्छे किराएदार थे और सामने वाला भी चाहता था देना, तो हो गए 12 साल, बट थे तो ईयरली रिन्यूअल्स, ठीक है, तो फिर डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। बट अगर आपकी ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट है वही 12 ईयर्स से ज्यादा का है, ठीक है, 12 ईयर्स से ज्यादा के लिए आपके पास राइट आ गया है प्रॉपर्टी में, तो आप डीम्ड ओनर कहलाओगे। दिस वॉज डीम्ड ओनरशिप। नेक्स्ट, कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट में 2 पार्ट है। देखो क्या हुआ कि अग्रीमेंट कुछ ऐसा है कि आपको बिल्डिंग तो मिलेगी सही रेंट पे, साथ में कुछ सर्विसेज मिलेगी, जैसे कि लिफ्ट, पावर बैकअप, सिक्योरिटी एक्सेट्रा, ठीक है, वेरी नेचुरल थिंग। तो इस केस में क्या करेंगे बताएं, बिल्डिंग का जो रेंट है वो तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में चला जाएगा, और लिफ्ट, पावर बैकअप और सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड जो रेंट है उसको हम अलग कर देंगे, स्प्लिट अप करेंगे, और उसको हम अदर सोर्सेज या पीजीबीपी में टैक्स करेंगे एज द केस में भी, ठीक है। फिर से बोलता हूं, बिल्डिंग के लिए रेंट मिल रहा है और अदर सर्विसेज के लिए मिल रहा है, स्प्लिट कर दो, स्प्लिट कर दो, जो बिल्डिंग से रिलेटेड वाला है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और जो अदर सर्विसेज से रिलेटेड है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और पीजीबीपी एज द केस में भी। नेक्स्ट, बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर, ऐसा है कंपोजिट रेंट, ठीक है, बिल्डिंग के लिए भी मिल रहा है और उसमें लेट्स से फैक्ट्री है ना, तो फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी भी है, तो प्लांट एंड मशीनरी का भी मिल रहा है और बिल्डिंग का भी मिल रहा है, मतलब बिल्डिंग एंड अदर असेट्स। तो इसमें देखेंगे कि क्या जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ऐसा ऑप्शन है सामने वाले के पास कि मैं तो एक ही लूंगा, दूसरा नहीं लूंगा, ठीक है, दोनों में से एक ही ले लूंगा मैं तो। अगर ऐसा ऑप्शन है उसके पास तो फिर स्प्लिट अप करो, ठीक है, और बिल्डिंग वाला हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाए और अदर असेट्स वाला अदर सोर्सेज या पीजीबीपी में जाए। बट अगर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, फैक्ट्री किराए पे दे रहे हैं हम, उसमें प्लांट एंड मशीनरी भी आपको लेना ही पड़ेगी, हम तो फैक्ट्री किराए पे दे रहे हैं, हम सिर्फ बिल्डिंग किराए पे नहीं देना चाहते, हम तो फैक्ट्री किराए पे देना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर जो प्लांट एंड मशीनरी है वो भी आपको रेंट पे लेनी पड़ेगी, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, बट देंगे तो हम दोनों साथ में। अगर ऐसा अग्रीमेंट है तो फिर स्प्लिट मत करना, ठीक है, फिर जितना भी रेंट है उसको अदर सोर्सेज या पीजीबीपी में डाल देना, ठीक है, फिर स्प्लिट नहीं होगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप ये सुनने के बाद अगर आप स्टडी मटेरियल में से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का शायद, जी हाँ, हाउस प्रॉपर्टी अगर इंडिया के बाहर सिचुएटेड है तो किस केस में वो यहां पर टैक्सेबल होगा। अरे यार, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है अगर, ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस में भी इस चीज को कवर करेंगे। आरओआर है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो फिर तो
इनकम कहीं की भी हो, सारी ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया, तो ROR है तो फिर तो यही होगी से टैक्सेबल. इट डजंट मैटर वेदर हाउस प्रॉपर्टी इज इन इंडिया और नॉट, वेदर रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया और नॉट. नेक्स्ट, अगर नॉन रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, ठीक है, नॉन रेसिडेंट है या RNOR है, RNOR, उस केस में क्या होगा, या तो हाउस प्रॉपर्टी तो बाहर है तो फिर रिसीव इंडिया में होना चाहिए फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि क्या बोलते हैं, या तो डीम टू अक्रू इन इंडिया और डीम टू अक्रू इन इंडिया हो, या रिसीव इन इंडिया डीम टू रिसीव इन इंडिया हो. जब प्रॉपर्टी बाहर है मतलब अक्रू तो बाहर हो रहा है, तो फिर रिसीव इंडिया में होना चाहिए अगर इंडिया में टैक्सेबल होना है. तो ROR में तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, वी डोंट हैव टू कंसीडर एनीथिंग. बट नॉन रेसिडेंट और RNOR के केस में देखना पड़ेगा कि इनकम रिसीव कहां हुई है. अगर इंडिया में रिसीव हुई है देन इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, अदरवाइज नॉट. So this was the chapter of income from house property. We have covered all the concepts in what 1 hour and couple of minutes. तो इसको आप रिवाइज कर लें, इसको आप अपने नोट्स में से रिवाइज करें, स्टडी मटेरियल में से रिवाइज करें, जहाँ पे भी आपने पढ़ा है जो भी नोट्स है उसमें से आप रिवाइज कर सकते हैं. और कोई भी डाउट है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे. What becomes important after this is कि आप क्वेश्चंस करें, क्योंकि इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपको आना चाहिए कि अप्लाई कैसे करना है कॉन्सेप्ट. अब कॉन्सेप्ट हमने सीख तो लिए GAB वगैरह के, बट इसको अप्लाई कैसे करना है, दैट कैन बी डन ओनली थ्रू प्रैक्टिस. सो यूल हैव टू डू क्वेश्चंस, एंड आफ्टर दिस वीडियो we'll be doing questions only, so you can watch that one also, and your house property head will be completed. So okay, thank you.